हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार एपीओ एग्ज़ाम 7 फरवरी 2021 को होना तय है। तो बिहार एपीओ से संबंधित लॉ विधि प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त आपने स्क्रीन पर देखा जैसे कि कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे करना है। तो आपको संक्षेप में बता दें कि कम समय में बिहार एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो पहली बात यह है कि आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्नों को पूछा जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ टेस्ट पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ पर मिल जाएंगे। और बिहार एपीओ सिलेबस के साथ साथ क्या क्या पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको सब्जेक्ट के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सहित पूरी जानकारी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसको आप आई बटन में भी देख सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को डाल दूंगा, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं कि कम समय में बिहार एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल स्टडी ऑफ लॉ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको बिहार एपीओ से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं बिहार एपीओ से संबंधित लॉ प्रश्न पत्र को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 397 एक पृथक सारवान अपराध का गठन करती है? तो जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 397 है, लूट या डकैती के साथ मृत्यु कारित करने या घोर उपहित कारित करने के संबंध में प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत कम से कम 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है। जबकि लूट को धारा 390 में और लूट के लिए दंड को 392 में बताया गया है। तो लूट के लिए दंड जो मिनिमम 10 वर्ष है और मैक्सिमम 14 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है। और डकैती को धारा 391 में बताया गया है, और उसके लिए जो दंड है 395 में बताया गया है। तो जो मिनिमम 10 वर्ष तक के कारावास से और आजीवन कारावास तक की हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो डकैती को 395 में दंड के संबंध में बताया गया है। तो जो प्रश्न के अनुसार 397 है, एक पृथक आरोप गठित नहीं करता है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी है कि ये केवल धारा में उल्लेखित अपराधों के संबंध में न्यूनतम जेल के कारावास का प्रावधान करता है, जो कि न्यूनतम 7 वर्ष तक का हो सकेगा, उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अपराध का दुष्प्रेरण हमेशा एक अपराध होता है? आंसर ये सही है। दुष्प्रेरण को धारा 107 से 120 तक में दिया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तर्कसंगतता का अपराध निम्न में से किस प्रावधान में दंडनीय है? तो भारतीय दंड संहिता के धारा 354D में पीछा करने के बारे में प्रावधान दिया गया है, और धारा 354C में तर्कसंगतता के बारे में बताया गया है, बौरिज्म के बारे में, और 354A में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड के बारे में बताया गया है, और 354B में किसी स्त्री को विवश करने के आशय से बल के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है। 354A से 354D तक की जो धाराएं जोड़ी गई हैं, ये 2013 में जोड़ी गई हैं संशोधन के द्वारा, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय दंड संहिता के संशोधन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का पूर्व में दोष सिद्ध किया गया है और उसी अपराध के लिए बाद में दोष सिद्ध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा? तो ये है धारा 376C। 376C में किसी व्यक्ति के प्राधिकार में मैथुन के बारे में बताया गया है, और 376F भारतीय दंड संहिता में कोई धारा है ही नहीं, और 376E में पुनरावृत्तकर्ता अपराधों के लिए बताया गया है, और 376D में सामूहिक बलात्संग के बारे में बताया गया है। तो जो धारा 376A से 376E तक जोड़ी गई हैं, इनको 2013 में जोड़ा गया था, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हैं, और 2018 में 21 अप्रैल 2018 को भी इस सेक्शंस में कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, जैसे 376AB, 376DA और 376DB को जोड़ा गया है। तो जो AB है वो 12 वर्ष से कम स्त्री के साथ बलात्संग के लिए दंड के बारे में प्रावधान करती है, और 376 जो D है वो 16 वर्ष से कम स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है, और 376DB में 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो 376AB, DA, DB को 21 अप्रैल 2018 को जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, इनको भी आप याद रखें। और जो प्रश्न के अनुसार आंसर है आपका सी है, 376E में
पुनरावृत्त अपराधियों को लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन झूठी साक्ष्य देने के लिए अपने विरुद्ध कार्रवाई के लिए दायी है? जो भी शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है वो भी दायी है, लायबिल होगा। जो भी विधि के किसी अव्यक्त उपबंध सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है वो भी लायबिल होगा, और जो भी किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है वो भी लायबिल होगा। तो उपरोक्त सभी लायबिल होंगे, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद तक उपलब्ध होगा जब किया जाने वाला कार्य 1 विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण कार्य करने में हुआ हो तो 80 का लाभ प्राप्त होगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ से भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित किए हैं? तो बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958 सुप्रीम कोर्ट 465 के मामले में किए गए हैं। तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एक विवाहित महिला शादी के दिनांक से 7 साल के भीतर आत्महत्या करती है, ये साबित है कि उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी। तो न्यायालय प्रकरण से समस्त उपस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकती है कि ऐसी आत्महत्या पति द्वारा उत्प्रेरित की गई है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? तो कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 है, जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद के विषय में बताता है। इस चैप्टर में दुराश्रय का अभाव होने के कारण कोई भी दंड नहीं दिया जाता है। धारा 76 से 176 में चैप्टर 4 में दिया गया है, तो इसके अनुसार कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावना पूर्वक ही सूचित करता है कि उसकी राय में वे जीवित नहीं रह सकता है। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। उसके द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया है? तो उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिसे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, तो जो चिकित्सक है उसको धारा 80 का लाभ मिलेगा, तो उसके अनुसार कोई अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने के योग्य शारीरिक क्षति कारित की गई हो, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों में संबंधित सामान्य प्रतिरक्षा का विभाग लिया जा सकता है केवल भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए, केवल भारतीय दंड संहिता एवं स्थानीय विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए, केवल भारतीय दंड संहिता एवं विशेष विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए, भारतीय दंड संहिता एवं स्थानीय विधि तथा विशेष विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए लिया जा सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दुष्प्रेरण गठित करने के लिए दुष्प्रेरित कृत्य का कारित होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ जानकारी में ही आ जाना दुष्प्रेरण का अपराध गठित हो जाता है, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेवे, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अधीन दंडित किया जाएगा यदि ऐसे शिशु की उम्र 10 वर्ष से कम है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, यदि एक पुलिस अधिकारी किसी भी पुलिस थाने परिसर में बलात्कार करता है तो ये किसके तहत दंडित किया जाएगा? तो धारा 376(2) के सब क्लास ए के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें से सन्निविष्ट है किसको आंग्ल लेखक अंतरिक्ष विद्वेष के सिद्धांत के रूप में वर्णित करते हैं? तो धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 301 है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु, जिसको अंतरिक्ष विद्वेष के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। और धारा 34 सामान्य आशय से किए गए व्यक्तियों के कार्यों के बारे में बताती है। और धारा 149 में विधिक विरुद्ध का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को करने के लिए अपराध का दोषी होगा। और 304(a) उपेक्षा द्वारा मृत्यु करने के संबंध में है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है, धारा 301। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के प्रकरण का संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 193 में दिए गए हैं, मजिस्ट्रेटों द्वारा सुपुर्द किए गए मामलों का संज्ञान का प्रावधान दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा केवल जबकि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किया गया हो, तो उस पर जो है सेशन न्यायालय संज्ञान ले सकेंगे मामलों में। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 193 में प्रावधान है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया है बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोर्ट की सहायता से। अपराध करने के लिए उकसाना दुष्प्रेरण का अपराध है। दुष्प्रेरण को 107 आईपीसी में बताया गया है, आईपीसी की धारा 107 में। और अपराध करने के लिए सहमति को आपराधिक षड्यंत्र जो कि 120A में परिभाषित है। और जो तीसरा है गंभीर और अचानक प्रकोपन को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध को जो कि धारा 300 का पहला अपवाद है उसके अंतर्गत बताया गया है। और चौथा है कार्य जो कि आपराधिक आशय के बिना अन्य हानि के निवारण के लिए किया गया है, तो वो आवश्यकता के अंतर्गत आता है। तो धारा 81 भारतीय दंड संहिता की कहती है कि कार्य जो आपराधिक आशय के बिना या हानि के निवारण के लिए किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विधिक अधिकार का रूप अथवा रंग किस अपराध के अभियोजन के लिए प्रतिरक्षा हो सकती है? तो आपराधिक दुर्विनियोग के लिए। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती है। ये सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीजन ने निम्नलिखित में से किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो आर बनाम डडले स्टीफन्स के मामले में किया था। धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से परिवर्तित करता है? तो आंसर सी है, अपराध गठित करने के लिए एक्टस रियूस और मेंस रिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण अंतर्विष्ट है संहिता की धारा के अंतर्गत? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 71 दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। जैसे कि ए बी को लाठी से एक प्रहार करता है और मारपीट संपूर्ण होने तक उसने 30 प्रहार किए बी के ऊपर। बी पर मान लीजिए एक प्रहार के लिए 1 साल का दंड है, तो क्या उसे 30 प्रहार के लिए 30 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ 1 वर्ष के कारावास से ही दंडित किया जाएगा। तो ये दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण से अंतर्विष्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में प्रावधान दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोटों को कब्जे में रखना दंडनीय है। धारा 489 ए के अंतर्गत 489 में करेंसी या बैंक नोटों के कूटकरण के बारे में बताया गया है। और 489 बी के अंतर्गत कूटकृत नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग के बारे में बताया गया है। और 489 सी के अंतर्गत कूटकृत नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखने से संबंधित है। और 489 डी के अंतर्गत करेंसी नोट या बैंक नोटों की कूट रचना के लिए उपकरण बनाना या सामग्री बनाना के संबंध में है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा आपका सी होगा। 489 सी के अंतर्गत कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों के बैंक नोटों को कब्जे में रखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वस्तुएं जो डकैती की विषय वस्तु थीं एक ही प्रेरणा पर बरामद हुई थी, किंतु ये डकैती में से एक के रूप में नहीं पहचाना गया था, उसको किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि किया जा सकता है? तो धारा 395 डकैती के लिए दंड के बारे में बताती है। और धारा 397 लूट या डकैती में मृत्यु या घोर प्रतिकारित करने के संबंध में दंड के बारे में बताती है। और धारा 411 जो है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान करती है। और धारा 412 भारतीय दंड संहिता के डकैती करने में चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के बारे में प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, आजीवन कारावास से अभिप्रेत है। तो आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट से क्या अभिप्रेत है? 20 वर्ष के लिए कारावास से अभिप्रेत है। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 स्पष्ट प्रावधान करती है कि जब कारावास आजीवन कारावास की गणना की जाएगी तो उसको 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है, आईपीसी की धारा 57 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये न्यायालय में संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के प्रयोजन से दुकान की पुस्तक में असत्य इंदराज करता है, ये दंडनीय अपराध किस धारा के अंतर्गत करता है? तो धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में बताया गया है। 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में बताया गया है। 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड के बारे में बताया गया है। और 194 में ये कहा गया है कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देगा उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। और यदि उस
मिथ्या साक्ष्य के आधार पर किसी को फांसी दे दी जाती है, उसके संबंध में 194 में बताया गया है। जो प्रश्न के अनुसार आंसर है 193 आईपीसी के अंतर्गत, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक महिला के सोते समय उसका पति उसका गला घोटने का प्रयास रस्सी की सहायता से करता है, पति दोष सिद्ध किया जा सकता है। धारा 307 हत्या के पतन के बारे में बताती है और धारा 498 ए के अंतर्गत पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में बताया गया है और धारा 325 में स्वेच्छा घोर उपायित कारित करने के लिए दंड के बारे में बताया गया है और धारा 323 में स्वेच्छा उपायित कारित करने के लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो जो प्रश्न के अनुसार है रस्सी की सहायता से गला घोटता है अपनी पत्नी का, तो ये हत्या का प्रयास करता है, तो आंसर ये सही हो जाएगा। धारा 307 के अंतर्गत हत्या का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कब्जे के आवश्यक तत्वों पर निम्नलिखित में से किस दृष्टांत में प्रकाश डाला गया है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के CDEF में कब्जे के संबंध में प्रावधान किया गया है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी अंग्रेजी कानून में लानेसी से भिन्न है, इसमें विचारित किया गया है, स्थायी लाभ और हानि को विचारित किया गया है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये एक भारतीय नागरिक है, इंग्लैंड में कार्यक्रम करता है जो कि उस देश में अपराध नहीं है। कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो भारत के किसी भी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय जहाँ अभियुक्त पाया गया है वहाँ पे उसका विचारण किया जा सकता है, परंतु धारा 497 के अंतर्गत कार्यक्रम भारत में भी अपराध नहीं है, क्योंकि धारा 497 आईपीसी को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के उल्लंघन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के मामले में 27 सितंबर 2018 को जो कि ऑर्डर पास हुआ था को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। तो इस आधार पे अब भारत में भी कार्यक्रम अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के समान है? तो धारा 39 के समान है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंग्रेजी कानून की द्वितीय डिग्री में प्रमुख के रूप में शामिल है? तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 114 है वो अपराध की करते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में प्रावधान करती है और जो 112 है वो दुष्प्रेरक को दुष्प्रेरित कार्य के लिए दंड के बारे में बताती है और धारा 110 जो बताती है कि दुष्प्रेरण के दंड जब दुष्प्रेरक के आशय से कोई भिन्न कार्य किया जाता है तो उसके दंड के बारे में, और जो धारा 109 में दुष्प्रेरण के लिए दंड के बारे में बताती है कि जब दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति के आशय के अनुसार दुष्प्रेरण की अपराध किया जाता है उसके बारे में दंड। तो प्रश्न के अनुसार आंसर 114 हो जाएगा कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति क्योंकि द्वितीय डिग्री के प्रमुख के रूप में शामिल करती है, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा ली गई थी मूलचे बनाम रेक के मामले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में रानी की परिभाषा दी गई थी इसको निश्चित कर दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 11 व्यक्ति की परिभाषा के बारे में बताती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 9 वचन नंबर के बारे में परिभाषा दी गई है और साथ में एक बार स्पष्ट पद के भाव के बारे में बताया गया है। तो जो प्रश्न के अनुसार है कि व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है एक व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति की परिभाषा दी गई है वो धारा 11 में दी गई है। प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बार किसी भी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है, ये केवल अधिकतम अवधि के लिए जो कि सिर्फ 15 दिन तक हो सकेगी। इसके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता 1977 की धारा 167 में दिए गए हैं कि जो पुलिस अभिरक्षा दी जाएगी तो 15 दिन तक दी जाएगी और जो जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी वो 60 दिन और 90 दिन। 60 दिन 2 वर्ष से अधिक से कारावास से लेकर मतलब जो 10 वर्ष तक के कम के कारावास हैं उनमें 60 वर्ष की जुडिशियल कस्टडी होगी और ऐसे का 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी उन मामलों में दी जाएगी जिसमें कि अपराध आजीवन कारावास 10 वर्ष से ऊपर और मृत्युदंड से दंडनीय है, तो उनमें 90 दिन की है और जो 10 वर्ष से कम है उसमें 60 दिन की और मिनिमम जो है पुलिस कस्टडी 15 दिन की होगी। धारा 167 में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किसी भी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अथवा मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग जो कि उस हेतु विशेष रूप से अधिकृत हों के द्वारा लिया जा सकता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38।
धारा 207, 208 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त को प्रतिलिपियां प्रदान की जाएंगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया संबंध मामलों के विचारण की प्रक्रिया से निम्नलिखित आधार पर भिन्न है। संबंध मामलों में चाहे वे मामला पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अन्य किसी आधार पर संस्थित हुआ हो, विचारण की प्रक्रिया एक ही है। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अभियोजन की पूर्व संस्वीकृति संबंधी धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संरक्षण प्राप्त है। सभी लोक सेवकों को, केवल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट को, संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य तथा राज्य सरकार के अथवा वरिष्ठ बल के सदस्य को, जबकि उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वे उसके द्वारा तब किया गया था जब वे अपने पति कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था तो ऐसा करना तात्पर्य था, तो उपरोक्त सभी मामलों में धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ए बी सी सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। कोई न्यायालय ऐसी किसी अपराध का संज्ञान उस अपराध से व्यतीत किसी व्यक्ति अथवा उसके संबंधी जो रक्त विवाह या दत्तक विवाह से संबंधित हैं द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, जब वे अपराध अध्याय 20 के दिन विवाह के विरुद्ध है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत हेतु आदेश दिया जा सकता है केवल अजमानती अपराधों के संबंध में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। धारा 438 एवं 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में एक समान बात यह है कि इन दोनों में से किसी भी प्रावधान के अधीन पारित आदेश केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशील होगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है, तो यह व्यक्ति उस रकम से अधिक रकम के लिए ना होगी जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्नलिखित के संबंध में दिया जा सकता है। किसी भी भूमि या जल के जिसके अंतर्गत फसलें व भूमि की उपज या लाभ की भी सम्मिलित है के अंतर्गत 145 में आदेश दिया जा सकता है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। यह सही नहीं है कि मजिस्ट्रेट धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। धारा 145 सब क्लास 1 के अंतर्गत आदेश पारित करने के बाद किसी भी समय यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है, विवाद वाली संपत्ति को भी कुर्क कर सकता है। तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को प्रश्नों के उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकते हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अधीन न्यायालय की अपनी अवमानना के अपराध का संज्ञान करने तथा अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इस धारा में कार्रवाई की जा सकती है केवल सिविल या दंडिक न्यायालय द्वारा, राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा नहीं, केवल उसी स्थिति में जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है। उस स्थिति में भी जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय के बाहर या उनकी दृष्टिगोचरता में किया जाता है। तो आंसर बी है। केवल उसी स्थिति में जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। किसी चिकित्सक द्वारा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण विधि द्वारा अधिकृत है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 के अंतर्गत। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 के अनुसार। आंसर बी है। बिना मजिस्ट्रेट की विशिष्ट आज्ञा के 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए यदि उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया हो तो 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 57 स्पष्ट प्रावधान करती है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभाव्य हो तो प्रतिभूति की मांग कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 से लेकर 110 तक की जो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिभूति ले जाने के संबंध में प्रावधान करती हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। तो जो कि प्रश्न के अनुसार आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। यदि ये कहा जाता है कि कोई भी सशस्त्र न्यायालय किसी भी आरंभिक वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है, तब निम्न में से कौन से उत्तर सही होंगे? उत्तर डी सही होगा। विधि द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ऐसे मामलों में जहां अपराध केवल अन्य रूप से सशस्त्र न्यायालय द्वारा विचारणा योग्य है वहां उन्मोचन का आदेश कौन दे सकता है? तो वहाँ सशस्त्र न्यायालय उन्मोचन का आदेश दे सकते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष ए शपथ पर यह कथन करता है कि उसने बी को क्लब में सी को मारते देखा था।
बाद में शस्त्र न्यायालय के समक्ष हुए शपथ पर कहता है कि बी ने सी को कभी नहीं मारा। यदि मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए ए का अभियोजन किया जाता है तब आंसर है डी, ए पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है और चाहे ये ना सिद्ध हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जा सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अभियुक्ता की उपस्थिति में ही ली जानी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक सामान्य नियम है, अभियुक्त रूप से उपबंधित कुछ बातों को छोड़कर ये एक सामान्य नियम है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, जब अभियुक्त दोष सिद्धि कर दिया जाता है और अपील लंबित है तब अपराध का समन अपील न्यायालय की अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि वे अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की सारणी में उल्लिखित अपराधों में से एक है। नहीं, अपील न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है जहाँ वे अपराध धारा 320 की उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 की सारणी में उल्लिखित अपराध हो। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं सहायक लोग अभियोजन दंड प्रक्रिया संहिता निषेध धारा 25 के अंतर्गत। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, मजिस्ट्रेट किसी अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेंगे और उनकी शपथ पर प्रतीक्षा करेंगे। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, यदि किसी विचारण कार्रवाई में अभियुक्त दोषी होने का विघटन करता है तो विचारणकर्ता न्यायालय उसके विवेचन के आधार पर उसे दोष सिद्धि कर सकता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक बाध्यता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो बम्बई राज्य बनाम कालू के मामले में दी गई थी 27(3) के उल्लंघन के आधार पर। आंसर ए सही है। और इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो मामला संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25, 26 के अपवाद के संबंध में है। और जो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमान उपाध्याय का मामला जो है, आंसर डी दिया गया, ये गलत है। ये जो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमान उपाध्याय का मामला संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर उसको चुनौती दी गई है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? तो धारा 108 में मृत्यु की उपधारणा दी गई है कि जो कोई 7 वर्ष से नहीं देखा गया है उसको मृत्यु माना जाएगा। और धारा 105 जो है वो सिर्फ दंडिक मामलों में ही लागू होती है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 4 है जिसमें 76 से लेकर 106 तक दिए गए हैं अपवादों के अंतर्गत ही लागू होती है। तो ये धारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 105 है ये सिर्फ आपराधिक मामलों में ही लागू होती है। और जो धारा 106 है, 106 में विशेषता जो ज्ञात तथ्य होते हैं उनको साबित करने के भार के बारे में बताया गया है। इसमें एक मैगजीम है रेप्स इप्सा लेक्यूटर दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है, इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो नेक्स्ट है धारा 107, इसमें जीवन की उपधारणा दी गई है, जिसको 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है उसको जीवित माना जाएगा। जो कहता है मर गया वो उसको साबित करना होगा। तो प्रश्न के अनुसार जो पूछ रहे हैं जीवन की उपधारणा को धारा 107 में दिया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 85 जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित है। और जो धारा 85B है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित है। और 85A में इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। और 85C में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। तो 85A फॉर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसको याद करने के लिए जो धारा 85A है इसको बहुत सिंपली याद कर सकते हैं, A फॉर एग्रीमेंट और C फॉर सर्टिफिकेट। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर है आपका C है, 85A में इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में बताया गया है। तो आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? राष्ट्रीय विषयक का, नवाधिकार विषयक का किया गया है, दिवाला विषयक का किया गया है, प्रबोध विषयक का किया गया है, राष्ट्रीय विषयक का नहीं किया गया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अपेक्षा शब्दावली से अभिप्राय है कि किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना। न्यायिक अपेक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 उल्लिखित तथ्यों की न्यायालय को करनी होगी। धारा 57 में वर्णित है कि तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धारा 56 में बताया गया है कि न्यायिक रूप से विच्छेदित तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। और धारा 58 में ये कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो ये धारा 56, 57, 58 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न के अनुसार है आंसर कि न्यायिक अपेक्षा जो शब्दावली है वो धारा 57 में बताई गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो आंसर डी सही है। किसी भी सबूत को बिना सबूत के अस्तित्व में माना जाएगा क्योंकि न्यायालय उनकी न्यायिक अपेक्षा करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकती है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65A के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के प्रावधान के बारे में बताया गया है और 66B में बताया गया है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में 65B में बताया गया है। और 66B और 66C तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई धाराएं हैं ही नहीं, तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विशाल राव वनम मुंबई राज्य ऑल इंडिया रिपोर्ट 1958 सुप्रीम कोर्ट का बाद साक्ष्य विधि किस विषय से संबंधित है? तो मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। मृत्युकालीन कथन के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लास 1 में बताया गया है, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा उपबंध इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है 65A है, जबकि 66 में ये कहा गया है कि नोटिस पेश करने के बारे में नियम के बारे में प्रावधान दिया गया है और 67 में पेश किए गए दस्तावेजों के हस्तलेख पर हस्ताक्षर को साबित करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है और 65B में जो दिया गया है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, जो कि ऊपर भी बता चुके हैं। जो प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है? तो धारा 20 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की वो बात के पक्षकारों के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों की स्वीकृति के संबंध में प्रावधान करती है और जो धारा 23 है वो सिविल मामलों में स्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है। तो प्रश्न इससे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऐसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सी धारा है जो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती है? तो धारा 23 जो है सिर्फ सिविल मामलों में स्वीकृति के संबंध में ही लागू होती है। और धारा 22(1) जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृतियों के बारे में प्रावधान करती है और 22B भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई धारा है ही नहीं, तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर है वो सी है 22A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायाधीश बात के पक्षकार या साक्षी से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हैं? तो धारा 164 जो है दस्तावेज पेश करने के सूचना मिलने पर भी अगर कोई व्यक्ति इनकार करता है तो उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में उपयोग में ले लिया जाएगा, इससे संबंधित है। और धारा 165 न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। न्यायालय को शक्ति है कि वो साक्षी से कुछ भी पूछ सकता है। और धारा 166 तो ये अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बेबुनियाद है, इसमें जूरी और असेसर के बारे में प्रावधान दिया गया था, जो कि अब जूरी और असेसर का प्रावधान समाप्त हो गया है। पहले समय में जूरी और असेसर जो होते थे उनके आधार पर निर्णय दिया जाता था, एक कमेटी होती थी, परंतु अब कमेटी का प्रावधान समाप्त हो गया है। तो हमारी समझ से तो इस धारा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि 166 का कोई महत्व अब नहीं है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर आपका है बी, कि जो न्यायालय को जो अंतर्गत पक्षकारों से या साक्षी से प्रश्न करने की शक्ति है तो 165 के अंतर्गत है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि CCTV कैमरा की फिल्म का हिस्सा एक सर्वोत्तम साक्ष्य है? तो टुमुसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य है, अनुमन्य है, किसके अंतर्गत अनुमन्य है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(7) के अंतर्गत धारा 13 के खंड ए में वर्णित संविभाग के बारे में प्रावधान दिया गया है और जो 32(2) के अंतर्गत कारोबार के अनुक्रम के बारे में प्रावधान दिया गया है, जो कि धारा 16 से संबंधित है। और जो 32(4) है वो लोक अधिकार और रूढ़ी के बारे में बताती है और 32(1) मृत्युकालीन कथन के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो 32(7) और 32(4) बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लोक अधिकार और रूढ़ी के बारे में प्रावधान किस किस में दिए गए हैं। तो धारा 13 में भी दिए गए हैं, धारा 48 में भी दिए गए हैं और 32(4) में भी दिए गए हैं और 32(7) में भी दिए गए हैं। तो जो एक दूसरे से संबंधित हैं इनको आप देख लें इन धाराओं को। और जो 32 में कुल 8 सब क्लास दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि 32(3) जो है वो उसमें हित के विरुद्ध प्रावधान दिए गए हैं और 32(5) है वो रिलेशनशिप नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 32(8) में है जो कि लोक भावनाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरीके से कुल 8 प्रावधान दिए गए हैं में। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्न के अनुसार आंसर है कि कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य होगी, तो वो 32(2) के अंतर्गत ग्राह्य होगी, जो कि धारा 16 से भी संबंधित है।
तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस प्रावधान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है? तो धारा 45A में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय के बारे में बताया गया है, ये सही है, आंसर ए है। और जो धारा 47B है ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय को बताती है। और 65A के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के प्रावधान के बारे में बताया गया है। और जो 65B है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है। तो इसमें आंसर 45A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट है? तो द्वितीयक साक्ष्य तथा इसकी विषय वस्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत समुचित रूप से प्रमाणित किए बगैर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। जो प्रकाशित रिपोर्ट होती है वो एक अनुसार साक्ष्य होती कही जाती है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, अमोनिया प्रेसुमंटाराइटिस एक्टा सूत्र का क्या अर्थ है? कि सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, श्यामल दास बनाम बिहार राज्य का मामला किससे संबंधित है? तो रेस चिस्टे के नियम से संबंधित है। रेस चिस्टे के नियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में समाहित किया गया है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये कि एक आदमी ने कुछ सुना या कहा एक तथ्य, ये सही है। नक्शा या प्लान दस्तावेज, ये भी सही है। तथ्य जो किसी व्यावहारिक तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि वे एक ही समव्यवहार के अंग हैं, तो रूल नीसी ये सुमेलित नहीं है। रूल नीसी की जगह पे रेस चेस्टे होगा। और मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रतियाँ जो हैं वो साक्ष्य हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो उत्तर दे रखा है डी ये गलत है, आंसर आपका सी है कि जो तथ्य विवादित तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि वे एक ही समव्यवहार के अंग हों, उनको रेस चेस्टे के रूप में धारा 6 में दिया गया है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का आवास संबंधित है अन्य उपस्थिति के रहने से। अन्य उपस्थिति के बारे में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 में दिया गया है। धारा 11 में प्ली ऑफ एलिवाई के सिद्धांत को भी बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। प्ली ऑफ एलिवाई के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से किस बात को लेमिंगटन रूट शूटिंग षड्यंत्र के बात के रूप में जानते हैं? तो मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर के मामले को, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 डीएनए परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक सबूत का उपबंध करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में उपबंध किया गया है कि 280 दिनों के भीतर किसी बच्चे का जन्म होता है विवाह स्थिति के दौरान में, तो उसको जायज़ माना जाएगा, पुत्र होगा वो वैलिड होगा। तो वो एक निश्चायक उपधारणा है, कंक्लूसिव प्रूफ के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य है केवल संपोषक है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? तो शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है। शिनाख्त परेड के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54A में गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस व्यक्ति के द्वारा जो मर गया है या मिल नहीं सकता है किया गया सुसंगत तथ्य का कथन सुसंगत है व्यवहार एवं आपराधिक दोनों ही मामलों में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा जो 32 है वो सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में लागू होती है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वस्रोत माना जाता है? तो भारत के संविधान को माना जाता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भारतीय संविधान समर्पित है भारत की जनता को, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान के निर्माताओं के विचारों और आदर्शों को प्रतिबंधित करता है? उद्देशिका, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता का, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत गणराज्य को संघ के रूप में न कि राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है? हालांकि शब्द ये है कि अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, आंसर ए सही है। नेक्स्ट है 91, भारत अर्थात इंडिया होगा राज्यों का एक संघ होगा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, मूल अधिकार भारत संविधान के किस भाग में निहित किए गए हैं? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और भाग 4 में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। राज्य की नीति निश्चित तत्व
36 से 51 तक, और भाग 3 में मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 35 तक में दिए गए हैं, और भाग जो 2 है इसमें 5 से 11 तक दिए गए हैं अनुच्छेद, और भाग 5 में जो बताता है यूनियन के बारे में, संघ के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा लागू होती है भारतीय संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में तथा भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। संविधान के भाग 4 का कौन सा अनुच्छेद दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और संबंधी हितों के प्रोत्साहन हेतु प्रावधान करता है? तो 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और 46 में जो दिया गया है दुर्लभ वर्गों के संबंध में शिक्षा और संबंधी हितों के बारे में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया है, और 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार है आंसर बी सही है। आर्टिकल 46 में दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के बारे में प्रोत्साहन हेतु प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। राज्य के नीति निर्देश तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है लोक राय का? आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है। तो आंसर डी है। जबकि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। मूल कर्तव्य जो भाग 4A में बाद में जोड़े गए हैं, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। इसको बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो वर्तमान में इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं। और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51(1)(1) के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य है, जिसमें कि ये कर्तव्य माता पिता एवं संरक्षक को दिया गया था कि वे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। संघ की कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 है कि संघ की कार्यपालकीय शक्ति जो होंगी या कार्यकारी शक्ति जो होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। राज्यसभा जो संसद का ऊपरी सदन होता है की संख्या शक्ति होती है 250। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 26 जनवरी 1950 को। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अधीन स्थापित किया गया था? तो अनुच्छेद 124 के अधीन स्थापित किया गया था। आंसर ये सही है। जबकि अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन और के बारे में प्रावधान दिया गया है। 126 में ये कहा गया है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बताया गया है, और 127 जो है अनुच्छेद उसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स ऑफ एड हॉक जजेस के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 127 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक लॉ क्वेश्चंस पेपर बिहार एपीओ एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप बिहार एपीओ की तैयारी का संपूर्ण स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर संपूर्ण स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को विजिट कर लें, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी बिहार एपीओ से रिलेटेड वीडियोज़ की, जीके एंड जीएस से रिलेटेड वीडियोज़ की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।